हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा कैपिटल गेन चल रहा है और ये कैपिटल गेन की 8th क्लास है। राइट। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम जून 2020 के लिए या कह सकते हैं जुलाई 2020 के लिए CS एग्जीक्यूटिव का पूरा मॉड्यूल 1 अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। दीप ज्ञान क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और कोई भी स्टूडेंट उन वीडियोस को देख सकता है। नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है जी। तो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जम्पशंस कवर कर ली थी। जो भी कैपिटल गेन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जम्पशंस कवर करनी चाहिए थी वो सारी हमने कवर कर लिया है। राइट। अब हम लोगों को देखना है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। देखिए, दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो गया कि नॉर्मल इनकम, जैसे बाकी किसी भी इनकम को ट्रीट किया जाता है इसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो कहता है जी इसके ऊपर स्पेसिफिक रेट एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक टैक्स रेट एप्लीकेबल है। ठीक है जी। नॉर्मल इनकम का मतलब क्या हुआ? देखिए, मान के चलते हैं कि मेरी सैलरीज वाले हेड के अंदर इनकम थी 1 लाख। फिर जी मेरी हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर इनकम थी 50,000। फिर PGBP में मेरी इनकम थी लेट्स से 1.5 लाख। फिर जी जब कैपिटल गेन की बारी आई तो मैंने कहा जी कैपिटल गेन है मेरा टोटल 2 लाख। अब जी इस 2 लाख में से मैंने कहा जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरा 1.5 लाख और 1.5 लाख और मेरा जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 0.5 लाख, मतलब 50,000। 0.5 की जगह 50,000 कर लेते हैं जी। ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दी। अदर सोर्सेज में मैंने कहा जी मेरी इनकम है लेट्स से 1 लाख। तो जब मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? अभी बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सेटिंग ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? कहता है जी 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख 4 5 6 लाख मेरी टोटल इनकम हो गई। मान के चलता हूँ जी मेरी एज है 50 ईयर्स, तो मेरे ऊपर स्लैब रेट कौन सा एप्लीकेबल है और मैं रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट एंड नॉर्मल रेजिडेंट हूँ मैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जी मेरा स्लैब रेट कौन सा आएगा? कहता है जी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद कहता है जी 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स है और 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी 10 लाख तक उसके ऊपर मेरा 20% टैक्स है और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी 30% टैक्स है। ठीक, ये मेरा स्लैब रेट होगा। अब जी यहाँ पर मेरी इनकम है 6 लाख, लेकिन इस इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है? कहता है 50,000। तो जी इसको 50,000 को अलग कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर दो और बाकी इनकम को अलग कर दो। ठीक है। अदर इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। तो मैंने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बाकी सारी इनकम में ही कंसीडर किया है, मतलब इट इज़ नॉर्मल इनकम जस्ट लाइक एनी अदर इनकम। तो जी मैंने कहा ये है 5.5 लाख। ठीक। तो लो मुझे कहता है भैया लाओ इसके ऊपर तो मुझे 20% टैक्स पे कर दो। स्पेसिफिक रेट बता दिया लो ने कि जी इसके ऊपर तो मुझे 20% टैक्स पे कर दो, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन कौन सा अप्लीकेबल है? 112। ठीक। तो सेक्शन 112 के अंदर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर किसको कितना टैक्स देना है वो बता रखा है। मैं जनरल केस मान रहा हूँ, नॉर्मल केस मान रहा हूँ, तो मैंने 20% अप्लाई कर दिया। ठीक।
कहता है जी बाकी के ऊपर कितना टैक्स पे करना है, एज पर स्लैब रेट। एज पर स्लैब रेट। तो जी इसका मतलब क्या हुआ, कहता है जी ये जो बाकी वाली इनकम है इसके ऊपर आप एक काम कीजिए कि आपका 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो कोई आपका टैक्स नहीं है, नील टैक्स है। और जी 2.5 से लेकर 5 लाख तक, मतलब अबव 2.5 अप टू 5 लाख जो है, अबव लगा दूं, लगा देता हूँ जी, अबव 2.5 से लेकर 5 लाख तक जो हमारा टैक्स है वो 5% है। तो वो बैठता है जी हमारा 12,500, 2.5 लाख पे 12,500। और जी 50,000 और इनकम है, 5 लाख से ऊपर ही 50,000 है ना। तो जी अबव 5 लाख अप टू 10 लाख के अंदर हमारी 50,000 इनकम हो रहा है। तो जी उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, 20%। तो 50,000 पर 20% कितना हुआ जी, 10,000 हमारा टैक्स हुआ। तो जी लोने का एक तो हमें ये दे दीजिए, कितना बैठा, 22,500 प्लस जो 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसके ऊपर अलग से 20% दे दीजिए। उसको हमने आपकी नॉर्मल इनकम का पार्ट कंसीडर नहीं किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो उस केस के अंदर हम आपको एक ही रेट दे रहे हैं 20%, आप उस पर टैक्स पे कर दीजिए। हम आपसे 30% नहीं मांगेंगे, अगर 10 लाख से ऊपर भी जाएगा तब भी 30% नहीं मांगेंगे। चाहे 1 रुपया है, चाहे 10 लाख है, चाहे 10 करोड़, आप हमें 20% दे दीजिए। तो लो जी ये 50,000 पे 20% और दे देता हूँ मैं। किसका, कहता है जी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जी मेरा टोटल टैक्स कितना बना, 32,500। यहाँ तक क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नॉर्मल इनकम है, जस्ट लाइक एनी अदर इनकम, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हमें अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेट देखना पड़ेगा किस केस में कितना एप्लीकेबल है। क्योंकि हम देखेंगे एक केस के अंदर इवन 10% भी एप्लीकेबल है और बाकी सारे केसेस के अंदर 20% एप्लीकेबल है, ठीक। तो इन जनरल आप 20% लेके चलोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना पे करना है, 20% इन जनरल। कोई स्लैब रेट से रिलेशन है, कहता नहीं जी कोई स्लैब रेट से रिलेशन नहीं है। कहता है ना तो कोई स्लैब रेट से रिलेशन है, ना इसके ऊपर कोई आपको डिडक्शन मिलेगा, ग्रोस डिडक्शन, नो ग्रोस डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ग्रोस डिडक्शन। कहता है जी ना ही आपको कोई रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A, तो नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी के लिए इतना समझिए। अब एक केस और लेते हैं जी हम। अगेन वही मैं मान के चल रहा हूँ कि आई एम रेजिडेंट, ROR हूँ मैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट हूँ जी मैं, और मेरी एज 36 ईयर्स है, एक्चुअल एज, ठीक है। तो स्लैब रेट क्या एप्लीकेबल है वो तो आपको समझ में आ गया। अब जी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी बिजनेस कर रहा हूँ मैं, राइट। तो जी PGBP से मेरी इनकम मैं मान के चलता हूँ जी मेरी है लेट्स से ओनली 2 लाख, ठीक। सैलरी से कोई इनकम नहीं है मेरी, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, PGBP से 2 लाख है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है। कैपिटल गेन है जी, कहता है जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरा 2 लाख, ठीक। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, कहता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF का केस, ठीक। नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जी मुझे ये मेरी इनकम है, तो जी मैंने कहा जी मेरी टोटल इनकम हो गई मेरी 4 लाख। अब लो ने कहा लाओ जी ये अलग अलग कर लो, 2 लाख तो आपकी अदर इनकम हो गई और 2 लाख आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके ऊपर तो मुझे सीधा सीधा कितना दे दो, 20%। और ये आपका एग्जम्प्ट है, क्यों, क्योंकि 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, तो आपका 2.5 लाख से कम है तो ये एग्जम्प्ट है। मैंने कहा भैया ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, आपने मुझे 2.5 लाख तक की तो एग्जम्पशन दे रखी है ना, तो जितना 2.5 लाख बनता है उतना तो एग्जम्प्ट करो, बाकी के 1.5 लाख पे टैक्स ले लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% ले लो। लेकिन जो पोर्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिमिट के स्कोप में आता है उसको तो आप एग्जम्प्ट करो। तो लोने का बात तो ठीक है, जब हमने 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट किया हुआ है
तो 2.5 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है, ये वाले जो 50,000 रुपये यहाँ कंसिडर करो, ये वाले 50,000 रुपये यहाँ कंसिडर करो, राइट। और लोगों ने कहा चलो ठीक है, इसके ऊपर आपका एग्जम्पशन हो गया, और बाकी के 1.5 लाख के ऊपर आप हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम ज़्यादा है और आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट जो है, बाकी जो इनकम है वो एग्जम्पशन से भी कम है, तो यहाँ वाला भी पोर्शन यहाँ कंसिडर किया जाएगा टिल एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये टोटल इनकम कंसिडर करनी है 4 लाख रुपए, उसमें से 2.5 लाख पे तो सीधा सीधा आपको क्रॉस मार देना है कि भैया ये तो मेरी एग्जम्प्टेड है। अब देखना कितना रह गया, कहता है जी 1.5 लाख रह गया, तो जी पूरे 1.5 को क्या कंसिडर किया जाएगा, लॉन्ग टर्म, क्योंकि कम से कम 2 लाख तो है ना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ना कि 2 लाख के ऊपर, ठीक है। अगर मान के चलो 4 लाख इनकम में से सिर्फ 1 लाख हमारा अदर्स इनकम होती और बाकी का 3 लाख हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो वही 2.5 लाख तक हम एग्जम्पशन मान के चलेंगे जी। तो जी लो, ये 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन हो गई आपकी, बाकी कितना रह गया 1.5 लाख। चलिए 1.5 लाख के ऊपर हमें टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 112 पर, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 112 क्या कह रहा है जी, ये कहता है इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF कितना टैक्स पे करना है, 20%। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 20%। कहता है जी इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट के केस में या फॉरेन कंपनी के केस में, कहता है जी अगर ये वाला केस है तो 10%, और बाकी हर केस में वही 20%। ये केस कौन सा है, कहता है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कौन सी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक। या तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है या फिर शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कौन सी कंपनी, कहता है जी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात की जा रही है। तो ये अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के केस में या फॉरेन कंपनी के केस में 10%। कहता है जी अगर क्लोजली हेल्ड कंपनीज के शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है 10%, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि 10% टैक्स पे करना है, लेकिन यू कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, 10% विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन। तो 10% टैक्स पे करेगी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, लेकिन विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक। बाकी कोई भी केस होगा, कहता है जी अगेन 20%। अच्छा कोई और जो रह गया है, एनी अदर केस ऑफ रेजिडेंट, कहता है जी 20%, ठीक है। तो अगर मैं रेजिडेंट की बात करूं तो हर केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20%। अगर मैं नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की बात करूं तो कहता है जी सिर्फ ये केस है कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में या क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स के केस में 10% विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन, बाकी हर केस में 20%। ईजी है, याद रहेगा। अब आ जाइए जी प्रोविजन टू सेक्शन 112 सब सेक्शन 1। तो ये ना सेक्शन 112 काफ़ी लंबा चौड़ा है, हमने तो शॉर्ट में पढ़ लिया है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेक्शन 112 का सब सेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोविज़ो है उसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रोविज़ो कहता है वेयर द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन से, कहता है जी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ अदर देन यूनिट्स और अ जीरो कूपन बॉन्ड। तो कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी, लेकिन यूनिट्स को कंसीडर नहीं किया गया यहाँ पर, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड के केस में कहता है अगर टैक्स पेएबल है विच इज़ in excess of 10% of the amount of capital gain before the effect of indexation, then such excess shall be ignored for the purpose of computing the tax payable by the assessee, ठीक। अब मैं इस चीज़ को अगर प्लॉट करना चाहूँ तो मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, कहता है जी रेजिडेंट की, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, रेजिडेंट HUF हो गया, कोई और रेजिडेंट हो गया हमारे पास, ठीक। जिसके केस में हमने पढ़ा कितना टैक्स पे करना है, 20%।
लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में इन्होंने कहा जी इन जनरल 20%। लेकिन प्रोविजन में एक चीज़ कह दी है, कहता है अगर बात हो रही है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की या बात हो रही है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड की, तो उस केस में आप एक काम कीजिए, ये देखिए कि 20% के अकॉर्डिंग कितना बनता है। 20% आफ्टर इंडेक्सेशन कितना बनता है, और साथ में ये देखिए 10% विदाउट इंडेक्सेशन कितना बनता है। 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। कहता है जो 10% विदाउट इंडेक्सेशन बनता है, अच्छा वो छोड़िए, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, इन दोनों में से जो भी कम हो वो दे दीजिए टैक्स। इन दोनों में से जो भी कम हो वो दे दीजिए टैक्स। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने अभी तक पढ़ा कि जी सेक्शन 112 ने क्या कहा कि इन केस ऑफ रेजिडेंट नॉर्मल केस क्या है कि जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 20% टैक्स पे करना है। कहता है लेकिन जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कौन सी कैपिटल एसेट, कहता है जी लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट्स, या फिर कहता है जी जीरो कूपन बॉन्ड। इन दोनों केस के अंदर आप दोनों चीज़ निकालिए। यहाँ पर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यस 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। कहता है आप दोनों चीज़ निकालिए, 20% निकालिए आफ्टर इंडेक्सेशन, और जी 10% निकालिए विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब ना कॉस्ट की इंडेक्सेशन करनी है ना किसी और चीज़ की इंडेक्सेशन करनी है, विदाउट इंडेक्सेशन। तो क्या पे करना है आपको टैक्स, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, ठीक है। यही बात तो लिखी हुई है ना कि जी आप एक काम कीजिए 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकालिए, और आपको लगता है कि 20% के अकॉर्डिंग जो टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है दैट इज़ मोर देन दिस, तो जो भी एक्सेस है उसे इग्नोर कर दीजिए। तो एक्सेस को इग्नोर करने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से जो भी कम है वो दे दीजिए, बात ख़त्म। अगर ये कम है तो ये दे दीजिए, अगर ये ज़्यादा है 10% विदाउट इंडेक्सेशन कम है तो कहता है ज़्यादा वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिए और ये दे दीजिए, तो मतलब विच एवर इज़ लेस, ठीक है। याद रहेगा, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ एक्सेप्ट यूनिट्स, कोई भी यूनिट्स हो, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। आ जाइए जी, फिर जी वेयर ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भैया ग्रोस डिडक्शन में से कुछ भी अलाउड नहीं है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई ग्रोस डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। और फिर जी ये वाला प्रोविज़न भी मैं आपको समझा चुका हूँ, वही प्रोविज़न है ये कि टोटल इनकम कितनी थी 4 लाख। कहता है जी नॉर्मल इनकम कितनी थी 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था 2 लाख, तो 2.5 लाख रुपए तक की अगर एग्जम्पशन आपको अलाउड है तो जी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना, बाकी बच्चों के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेयर द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम कितनी है 4 लाख, एज रिड्यूस्ड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें से रिड्यूस कर देते, कितनी रह गई 2 लाख, इज बिलो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट हमारे वाला एग्जाम्पल में कितनी है, विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, कहता है जी 2.5 लाख। देन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम सो रिड्यूस्ड फॉल्स शॉर्ट। कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उतना कम कर दो जितनी हमारी जो टोटल इनकम बची, टोटल इनकम है
कम है, किससे कम है, ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप 1.5 लाख मान के चलो और इसको जो बची हुई टोटल इनकम है उसको एग्जम्पशन लिमिट तक ले जाओ। तो 50,000 यहाँ से काट के यहाँ पर कंसीडर करो और अपना कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1.5 लाख ही कंसीडर करो और उसके ऊपर ही आप टैक्स पे करो, कितना, 20%। ठीक है जी। आ जाइए जी, अब हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 112A और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन को इम्पोर्टेंट कंसीडर करना। ये क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केस। जनरल केस तो हमने देख लिया, सेक्शन 112 कितना है जी, 20% इन जनरल, राइट। अब कुछ केसेस के अंदर ये क्या कह रहा है, कहता है किसकी बात कर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये कहता है जी इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन तीन चीज़ों की बात कर रहा है बस सेक्शन 112A। ठीक है, कहता है वेयर इफ द टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन कहाँ से मिला है, कहता है कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कौन सी, इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों में से किसी की भी ट्रांसफ़र पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो ट्रांसफ़र इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन हो रही है तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो देना ही पड़ता है। कहता है अगर मैं कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज से बाहर भी ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है तो दिस इज इम्पोर्टेंट कंडीशन। कहता है जो हम आपको एग्जम्पशन देने वाले हैं, जो रियायत देने वाले हैं, जो प्रिविलेज देने वाले हैं वो तभी है अलाउड जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया है उस ट्रांसफ़र के ऊपर। ठीक है, द टैक्स पेएबल बाय द सेसी ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10%। अब जी यहाँ पर इस सेक्शन को ना मैं जोड़ रहा हूँ सेक्शन 1038 से। कहता है सेक्शन 1038 में ये जो हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं ये एग्जम्प्ट थी, इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना था। कब तक, कहता है जी फाइनेंस एक्ट 2018 में ही ये वाला सेक्शन है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920। इसका मतलब 1920 से पहले तो ये इनकम एग्जम्प्ट थी, बिल्कुल एग्जम्प्ट थी। तो जी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इक्विटी शेयर्स को ट्रांजैक्ट कर रहे हो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, फंड्स को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, राइट, या फिर आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को ट्रांजैक्ट कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, यू आर पेइंग द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो भी आपकी इनकम हो रही है दैट वाज एब्सोल्युटली एग्जम्प्टेड, फ्री थी अंडर सेक्शन 1038। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2018 में इस सेक्शन को लाया गया 112A और उसके बाद कुछ टैक्स इम्पोज कर दिया गया। कहता है अगर आपकी इनकम है इनमें से किसी भी ट्रांसफ़र की वजह से, किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र की वजह से अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम है, कैपिटल गेन है अप टू 1 लाख, पूरे साल में कितना है, बस अप टू 1 लाख, तो जी ये एग्जम्प्टेड, नो टैक्स। अगर 1 लाख से ज़्यादा है, मान के चलो 10 लाख है, तो जी जो एक्सीडिंग अमाउंट है ना 9 लाख की, उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना है। जो एक्सीडिंग अमाउंट है 1 लाख के बाद वाली अमाउंट है उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना है। ठीक है, एक्सीडिंग 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है। तो जो ये एक्सीडिंग वाला पार्ट है 10 लाख में से 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, आज भी एग्जम्प्ट है, 1 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले पार्ट के ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना है। तो जी 1920 से पहले तो एग्जम्प्ट ही थी ये, राइट। असेसमेंट ईयर 1920 से ये टैक्सेबल हो गई है, इतना भी सेक्शन 1038 में एग्जम्प्ट थी, बट नया सेक्शन लाया गया तो थोड़ी बहुत टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी तो फिर वही है, ये वही प्रोविज़न है, वही 4 लाख 2 लाख वही वाला प्रोविज़न है इसके अंदर। ठीक है भाई, अगर जो भी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है वहाँ तक भी बाकी इनकम नहीं पहुँच पा रही तो जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उतना कम करके मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को तो पूरा करो और जो बच जाए उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कीजिए। अगर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है तो सिर्फ 10% टैक्स पे कीजिए।
ठीक है जी। बाकी के ऊपर 20% टैक्स पे कीजिए। आ जाइए जी। हाँ, यहाँ पर ये कहा गया कि भैया ये जो कंडीशन है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तभी आपको ये 10% वाला एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज 20% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस लोकेटेड है, अगर उन स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है और जो करेंसी रिसीव हुई है, जो पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज़ इन फॉरेन करेंसी, मतलब मैंने एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटी सेल करी है जो कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और मुझे जो पैसा रिसीव होगा दैट इज़ इन फॉरेन करेंसी, मुझे जो कंसिडरेशन मिलेगी दैट इज़ इन फॉरेन करेंसी। तो कहता है उस केस में चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है या नहीं किया है, फिर भी इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द इनकम एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक है। ये प्रोविज़न भी यहाँ पर सेम है कि भैया ऐसी इनकम के ऊपर आप कोई ग्रॉस डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ऐसी इनकम में से आप किसी तरह का कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम नहीं कर सकते। इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। कहता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड मीन्स अ फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, जो मेनली इक्विटी में इन्वेस्ट करे। कहता है अब देखिए म्यूचुअल फंड जो है कैसे काम कर सकता है। कहता है कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है किसी और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है, या हो सकता है डायरेक्ट कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करे। तो डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करे या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। अब जी अगर ये दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और ये म्यूचुअल फंड आगे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी मान के चला जाएगा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी में। और जी ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी क्या मान के चला जाएगा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी में। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, कहता है अ मिनिमम ऑफ इन केस वेयर द फंड्स इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड विच इज़ ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जी एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में कहता है मिनिमम 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड ऑफ सच फंड इज इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ अदर फंड। तो जी कम से कम 90%, इसका कम से कम 90% का इन्वेस्ट होगा अदर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में, और वो म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आगे इक्विटी शेयर्स में। तो मान के चला जाएगा इसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और अगर ये डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो जी इसका टोटल जो फंड है उसका 65% का इन्वेस्ट होगा कंपनीज़ के, अलग अलग कंपनीज़ के इक्विटी शेयर्स में। तो मान के चला जाएगा कि ये क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। कहता है एंड सच अदर फंड ऑल्सो इन्वेस्ट a minimum of 90% of the total proceed in the equity shares of the domestic company listed on the stock exchange. In any other case, मतलब जहाँ एक म्यूचुअल फंड डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जी a minimum of 65% of the total proceed of such fund is invested in the equity shares of the domestic companies listed on a recognized stock exchange. ठीक है, यहाँ तक क्लियर ये वाला सेक्शन। अब जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर वो इक्विटी शेयर्स एसएससी ने एक्वायर करे हैं बिफोर 1 फरवरी 2018। अब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है सेक्शन, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। लिस्टेड वर्ड क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंडेटरी कर दिया है, तो जी लिस्टेड होगा तभी ट्रांजैक्शन के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंडेटरी है, राइट। तो जी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में इस सेक्शन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर की जाएगी। कहता है जी इट शैल बी डीम्ड टू बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया एक तो, और एक हम यहां पर मान के चलेंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डीम्ड क्यों, क्योंकि लो मान के चल रहा है, एक्चुअल नहीं है लेकिन लो मान के चल रहा है, तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर।
इन दोनों में से विच एवर इज हायर शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ओनली। ठीक, अब जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इसने फिर एक बात कही, कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, कहता है जी हाईएस्ट प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कब, कहता है जी 1 फरवरी। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, हमें क्वेश्चन में देखना है पहले तो क्या ये दे रखा है फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि हाईएस्ट प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सच सिक्योरिटी सच इक्विटी शेयर एज ऑन 1 Feb 2018। फिर हमें देखना है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या है, इन दोनों में से लोअर ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में से लोअर कंसीडर करना है, दोबारा इन दोनों में से लोअर कंसीडर करना है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, इन दोनों में से लोअर कंसीडर करना है, और वो जो लोअर होगा दैट शैल बी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हायर कंसीडर करना है, दैट शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 112A। ठीक है, अब जी इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सेक्शन 111A का थोड़ा सा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जी हमने ऊपर पढ़ा कि इनके ऊपर टैक्स कितना पे करना है जी आज की डेट में, कहता है जी 10% अगर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है तो। ठीक है, अप टू 1 लाख तो एग्जम्प्टेड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख एग्जम्प्टेड है, 1 लाख से ज़्यादा है तो जी 10% किसने कहा 112A ने। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है उस केस में कहता है जी इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो इन तीनों ही केस के अंदर अगर शॉर्ट टर्म है तो कितना 15%। बाकी कंडीशंस कहता है सिमिलर टू 112A। तो जी कुल मिला के इनके केस के अंदर अगर शॉर्ट टर्म है तो कितना 15%, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कितना, कहता है जी अप टू 1 लाख तो एग्जम्प्टेड है, फ्री है, और बाकी के ऊपर 10% इफ़ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज़ पेड। यहाँ पर भी इफ़ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज़ पेड, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं कर रखा तो 20%, दोनों ही केस के अंदर, राइट। मतलब इस केस में तो 20% हो गई और इस केस में नॉर्मल इनकम कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, आ जाइए अब क्वेश्चन देखें। ये देखिए आपकी बुक का इलिस्ट्रेशन 7 दे रखा है। मिस्टर रमन इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है जी। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2014 ही परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कितने परचेज किए जी, कहता है जी 1400 रुपीज़ में, 1400 में परचेज किए, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 1400 पर शेयर। ठीक, चलो जी। फिर कहता है दी शेयर्स वर सोल्ड थ्रू BSE, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोल्ड किए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, खत्म बात। ठीक, इन अप्रैल 2018 कितने के, कहता है जी 2600 रुपये पर शेयर। सेल कंसिडरेशन कितनी है, ठीक है, परचेज कब किए थे, सेल कब किए जा रहे हैं, एक चीज़ तो पक्का है, क्या ये लॉन्ग टर्म, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिखूँ मैं इसे फिलहाल तो लॉन्ग टर्म है, राइट। 12 महीने से ज़्यादा होल्ड क्यों है तो लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर्स केस में कितना देखना है 12 मंथ्स देखना होता है या 3 ईयर्स 12 मंथ्स देखना होता है, तो लॉन्ग टर्म। ठीक, आ जाइए जी। कहता है जी द हाईएस्ट प्राइस ऑन
of X Limited on the stock exchange as on 31st January 2018. ओके तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने 1 Feb 2018 लिखवाया था। अब क्वेश्चन को करवाते करवाते हाँ मैंने यहाँ पर गलती से आपको 1 Feb 2018 बता दिया था, क्योंकि 1 Feb 2018 से ही एक्चुअली ये पर्टिकुलर प्रोविज़न एप्लीकेबल था, ये वाला प्रोविज़न, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट प्राइस देखना है वो 31 जनवरी 2018 से देखना है, मतलब पिछले दिन से, लास्ट डे से, ठीक है। तो जी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि वो कितना है जी हाईएस्ट प्राइस एज ऑन 31 जनवरी 2018, कहता है जी 1800 पर शेयर। चलिए जी हाईएस्ट प्राइस एज ऑन 31 जैन 2018 तो 1800 पर शेयर, ठीक है। अब ये तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन है और इन दोनों में से हमें क्या लेना है, लोअर। इन दोनों में से क्या कंसिडर करना है, लोअर। वो क्या होगी, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लोअर कितना है जी, कहता है 1800। लोअर कितना है 1800। तो जी एक्चुअल और लोअर में से क्या लेना है, हायर। एक्चुअल 1400, इन दोनों में से लोअर को कितना है, कहता है जी 1800। तो डीम्ड और इन दोनों में से हायर कितना है, कहता है जी 1800। तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यही चीज़ हमने देखी थी। एक्चुअल कितना है, कहता है जी 1400। डीम्ड कैसे निकाला जाएगा, कहता है लोअर। हाईएस्ट प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 जैन 2018 कितना है जी, हाईएस्ट प्राइस कितना था, हाईएस्ट प्राइस 1800। और सेल कंसिडरेशन कितनी है 2600। इन दोनों में से लोअर कितना है 1800। तो जी ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई 1800। इन दोनों में से हायर कितना है, कहता है जी 1800। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई 1800। तो जी इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेके चलनी है हमें, कहता है जी 1800। यहाँ पर ना सेल कंसिडरेशन दे रखी है 2,02,000 इंटू में 100, जबकि क्वेश्चन में दे रखी है सेल कंसिडरेशन 2600 पर शेयर। तो ये मिस प्रिंटिंग है, या तो यहाँ पर 2600 पर शेयर कर लीजिए या यहाँ पर 2000 पर शेयर कर लीजिए, राइट। तो मिस प्रिंटिंग है, लेकिन उसके बावजूद आंसर सेम रहेगा हमारे पास। क्या कहता है जी, दिस और दिस विच एवर इज हायर। तो हायर कितना है 1800। तो जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी कंसीडर की जाएगी 1800, ठीक है जी। तो सेल कंसीडरेशन कितनी है हमारे पास, ठीक। और जो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलना है वो कितना लेके चलना है, टैक्स कितना पे करना है, मतलब कैपिटल गेन कितना हो गया। ठीक है जी। और क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सीडिंग 1 लाख तो भैया कोई टैक्स भी पे नहीं करना है। क्लियर है जी। आ जाओ एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। केस स्टडी 1। हाँ जी, मिस्टर कपूर जिनकी एज है 67। 67 का मतलब क्या हो गया कि अबव 60 और अबव में आ गए ये, ठीक है। तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख इनके लिए, रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है जी।
रेजिडेंट है तभी 3 लाख एग्जम्पशन लिमिट है, अप टू 3 लाख कोई टैक्स पे नहीं करना। इज़ अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग टोटल पेंशन ऑफ ₹1 लाख, ठीक है जी, पूरे साल में इनको 1 लाख की पेंशन मिलती है, एंड दैट इज़ 100% टैक्सेबल। आपको पता है अनकम्यूटेड पेंशन इज़ 100% टैक्सेबल। ही परचेज्ड गोल्ड इन दिसंबर 2010 एंड सोल्ड द सेम इन अप्रैल 2019। तो जी ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा है, मोर देन 3 ईयर्स है, तो इस केस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है सीधा, इन्होंने ये नहीं दे रखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, सेल कंसिडरेशन क्या है, कुछ नहीं दे रखा, सीधा बता रखा है कि जी उस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना मिला, कितना हुआ उनको, 2,80,000। व्हाट विल बी हिज टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी आपको, पर क्या करें, रात को आजकल कुत्ते शेर है, लोग तो घर से बाहर निकलते नहीं लॉकडाउन में, राइट, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि अगर इस आवाज़ को मैं कंसीडर करूँगा फिर तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाएगी। तो जी यहाँ पर जो सैलरीज वाले हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल है 1 लाख। फिर कहता है जी कैपिटल गेन वाले हेड के अंदर जो इनकम टैक्सेबल है 2,80,000 थी ना, 2,80,000। टोटल इनकम कितनी हो गई, 3,80,000, ठीक है। अब जी मैंने आपको फंडा समझाया था कि इनकी एग्जम्प्टेड इनकम कितनी है, कहता है जी कहाँ तक की एग्जम्पशन है, 3 लाख तक की एग्जम्पशन है, ठीक। तो सबसे पहले तो 3 लाख रुपए बाहर निकाल दो, इसके ऊपर नो टैक्स। बचा कितना, कहता है जी 80,000 रुपये। तो टैक्स कितने पे पेएबल है, ओनली 80,000 के ऊपर कितना परसेंट, 20%। सेक्शन 112A में कवर नहीं हो रहा है तो 20%, सिंपल सी बात है, ठीक। तो जी कितना टैक्स पेएबल है, कहता है जी सिर्फ इस 80,000 का 20% टैक्स पेएबल है, कितना बना, 16,000। अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेना भूल ही गए, ये तो उन्होंने सैलरीज की इनकम दे रखी है, मुझे लगा कि टोटल टैक्सेबल सैलरी में, ठीक है। इसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो घटाएंगे, तो कितना रह गया सैलरीज में टैक्सेबल, कहता है जी 50,000, राइट। ये गलतियाँ बहुत होती है एग्ज़ाम्स में भी, स्टूडेंट से भी और टीचर से भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से, जिस तरह मैं फास्ट करने के चक्कर में चीज़ें इग्नोर कर जाता हूँ, ऐसा आप मत करिएगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हुई, 3,30,000। तो जी 3 लाख तक तो एग्जम्प्टेड, 30,000 के ऊपर 20% दीजिए, अब वो कितने बैठ गए, सिर्फ 6,000। ठीक है जी, आ जाइए आगे आइए। मिस्टर गगन, एज कितनी है, 69 ईयर्स, पर यहाँ पर ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या इन्हें बेनिफिट मिलने वाला है 112A के अंदर, द आंसर इज नो, इनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। किसको मिलता है, सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है। इज अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग टोटल पेंशन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड इन दिसंबर 2010, सोल्ड द सेम इन अप्रैल 2019, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। पेंशन मिल रही है टोटल कितनी, 1 लाख की। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए ना इन्होंने 2,30,000। तो इस केस के अंदर अगेन वही 1 लाख में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कटाएंगे, 50,000 क्या रहेगा, इनकम टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन गोल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,30,000, टोटल मिलाकर कितना हो गया 2,80,000। कहता है जी यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के केस में कितनी एग्जम्पशन मिलती है, सिर्फ 2.5 लाख तक ही मिलती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कहता है जो बेनिफिट था कि अगर इनकी टोटल इनकम कितनी आई, 2,80,000। अब
2,80,000 या कितनी थी, हाँ 2,80,000, ठीक है। अब इसमें से 50,000 क्या है, सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल, और बाकी का 2,30,000 कहाँ पर टैक्सेबल है, कहता है जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इनके केस में क्या ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट में ऐड किया जाएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट वाला बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इनकी एग्जम्प्टेड इनकम कितनी हो गई, कहता है 2.5 लाख नहीं, जितनी भी एग्जम्प्टेड इनकम में काउंट की जाती है बस उतनी कंसीडर की जाएगी, 50,000 ही एग्जम्प्टेड इनकम कंसीडर की जाएगी। इनके केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस करके एग्जम्प्टेड वाले पार्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको इनके ऊपर क्या पूरा 20% पे करना, कहता है जी पूरा 20% पे करना पड़ेगा। हाँ जी, तो टोटल इनकम हमारे पास ये हो गई। अब यहाँ पर ना इन्होंने 2,20,000 ले लिया इंस्टेड ऑफ 2,30,000, तो या तो यहाँ पर 2,20,000 लिया जाए या यहाँ पर 2,30,000 लिया जाए। तो अगेन ये क्या हो गया, हमारे पास मिस प्रिंटिंग वाला केस हो गया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना, तो अपना उसके ऊपर 20% पे किया जाएगा, फिर एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है ही। चलिए जी थर्ड केस देखें। हाँ जी, प्रियंका फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। शी हैड अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, कितने 1 लाख शेयर्स हैं, विच शी सोल्ड ऑन 30 जून 19, कितने के जी शेयर्स को सेल किया, 750 रुपीज़ पर शेयर, ठीक। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ मैं। द अबव शेयर वर एक्वायर्ड एज अंडर, तो जी ये टोटल जो 1 लाख शेयर्स थे जिनको 750 रुपये पर शेयर सेल किया गया, तो एक्वायर कैसे किए गए, कहते हैं जी 50,000 तो फादर से मिले थे गिफ्ट में, और कब मिले थे, 3 मई 99 को, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर चीज़ें मिली हो हमें, तो जी हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखनी होती है या फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होती है एज ऑन 1 अप्रैल 2001। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल, गिफ्ट में मिले थे, तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे हम अपने बेनिफिट के लिए, जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उतना कम टैक्स बनेगा, राइट। चलिए जी बोनस शेयर्स फिर मिले जी, इन्हीं शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर्स मिले 20,000 शेयर्स, कितने, कहता है जी 21 जून 2009 को। फिर जी इन्होंने 50,000 तो फादर से मिले थे, 20,000 बोनस शेयर्स मिले थे, 30,000 फिर परचेज किए थे इन्होंने, कब, 1 जनवरी 2011 को, कितने रुपए के, ठीक है जी। तो बेसिकली इन्हें क्या मिला, कहता है जी सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन, सेट फॉर्मेट है, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितनी है जी, 10,000 शेयर्स, 10,000 थे 1 लाख थे, 1 लाख 750 रुपये का एक शेयर, बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, 750 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 7,50,00,000। अब आ जाओ जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा कोई खर्चा भी दिया हुआ है सेल के नाम का, खर्चा कोई नहीं दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो अब आ जाओ जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जी पहला जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो फादर से फ्री में मिले थे, पहला जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फादर से क्या मिले थे, फ्री में। लेकिन उस केस के अंदर क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले थे, तो भैया जितने में मिले थे या फिर फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से कोई भी एक कंसिडर की जाएगी, तो फ्री और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 300 रुपीज़, विच एवर इज हायर कंसिडर करेंगे हम। तो जी
अभी मैं सिर्फ पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्सेशन वगैरह बाद में देखेंगे, मतलब अभी इंडेक्सेशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ पर्टिकुलर लिख रहे हैं। सेकंड कहता है जी 20,000 उसको क्या मिले थे, बोनस शेयर्स मिले थे, ये गिफ्ट, ये बोनस। तो जी बोनस भी कैसे मिले, फ्री में। ये बोनस शेयर्स कब मिले थे उसे, कहता है जी आफ्टर 1 अप्रैल 2001, मतलब 21 जून 2009 को। तो ये फ्री ही कंसिडर किए जाएंगे, इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं कंसिडर की जाएगी। फिर थर्ड कहता है जी ये इसने परचेज किए थे 30,000 शेयर्स, कितने में परचेज किए थे जी, कहता है 525 रुपये में पर शेयर चल रहा है, ठीक है। अब जी ये परचेज भी कब किए थे इन्होंने, जनवरी 2011 में, और इन्होंने शेयर सेल करे हैं 2019 जून 2019 में, मतलब 1920 में। तो कुल मिला के सारे ही क्या है, लॉन्ग टर्म, सारे ही क्या है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो जी इंडेक्सेशन कहाँ पर होगी, कहता है इस केस में इंडेक्सेशन होगी, इस केस में इंडेक्सेशन होगी, मतलब इस वाले केस में इंडेक्सेशन होगी, इस वाले केस में इंडेक्सेशन होगी, पर इस वाले केस में कोई इंडेक्सेशन, ये तो फ्री है, फ्री की क्या इंडेक्सेशन, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है जी। तो जी इंडेक्सेशन दे रखी होगी आपकी बुक में बड़ी इजीली, ये तो हमने 100 वैल्यू लेनी है, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1920 की वैल्यू कितनी थी, 289। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमारे पास वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है, कहता है जी 100, और वैसी वैल्यू क्या है 289, ठीक है, 2019-20 की। और ये कब परचेज किए थे, ये परचेज किए थे जनवरी 2011 में। तो 10-11 की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, 10-11 की वैल्यू है 167। तो जी 10-11 की है 167, और 1920 की ये दो वैल्यू यहाँ यूज़ होगी, ये दो वैल्यू यहाँ यूज़ होगी। इंडेक्सेशन आपको आता ही है, तो बस जी ये देखिए इन्होंने इंडेक्स किया हुआ है, यहाँ पर किया हुआ है, हाँ किया हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू यूज़ कर रखी है, इंडेक्सेशन किया हुआ है इन्होंने। तो जी इंडेक्सेशन करने के बाद इनके पास ये कॉस्ट आई होगी, बोनस वाले तो फ्री है, इनकी कोई इंडेक्सेशन नहीं होनी, परचेज वालों की इंडेक्सेशन करने के बाद ये वाली कॉस्ट आई होगी, ठीक। अब जी टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई हमारे पास इन दोनों को ऐड करके। तो जी हमारे पास इसमें से रिड्यूस करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शी इन्वेस्टेड टू द प्रोसीड्स, मतलब जो भी उसके पास पैसा है, टू बाय अ रेजिडेंशियल हाउस, और कितने का है जी रेजिडेंशियल हाउस, 4 करोड़ का। क्वेश्चन काफ़ी महंगे हो गए हैं, 4 करोड़ का। ऑन 3 मई 2020 एंड शी वॉज ऑलरेडी ओइंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रायर टू द परचेज ऑफ दिस हाउस। तो जी 54F में हमने लास्ट ही क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस है, तो एक और रेजिडेंशियल हाउस आप परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपनी सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करते हैं सारी की सारी, तो जी यू कैन क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। और अगर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही आपको एग्जम्पशन मिलते हैं कैपिटल गेन की। अब जी हमारे पास सेल कंसिडरेशन क्या थी, 7,50,000। घर में इन्वेस्टमेंट कितनी की गई, और 7,50,000 नहीं, 7,50,00,000। घर में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 4 करोड़ की। तो मतलब पूरे का पूरा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ माना जाएगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो जो एक कैपिटल गेन है इसका भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही हमें एग्जम्पशन मिलने वाली है,
ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जम्पशन कितनी दी है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही एग्जम्पशन दी है, पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन नहीं कंसीडर की गई। प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर इन्होंने निकाल लिया है जी 4 करोड़ अपॉन 7.5 करोड़ करके इनटू में जो भी कैपिटल गेन है। तो हमारे पास कितनी, बेसिकली ये क्या है, ये परसेंटेज तो आएगी, उतना परसेंट कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो ये आया हमारे पास फिगर। तो टोटल हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल वाला पार्ट आ गया है। ठीक है जी, इसमें से इससे एग्जम्प्टेड को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टैक्सेबल है। क्लियर है। केस 4, अब ये आप खुद करके देखना केस 4, कोई डाउट आए तो पूछना। तो ये हमारा कैपिटल गेन इज ओवर, फिनिश्ड। और क्योंकि बुक का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन कवर किया है, जो बुक में दिया हुआ उससे ज़्यादा ही कवर किया है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर जो हमने कवर किया अपनी वीडियोस में, उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता। ठीक है जी। और जो एमसीक्यूज़ है वो अपनी क्वेश्चन आंसर वाली क्लासेस जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगा तो एमसीक्यूज़ उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा सारे। चलिए जी, टेक केयर।